नमस्कार। आज हम विज्ञान के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक को समझने जा रहे हैं। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये खूबसूरत दुनिया, ये रंग बिरंगी चीजें हमें दिखाई कैसे देती हैं? इसका जवाब छिपा है प्रकाश में। और आज हम इसी प्रकाश के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन को एकदम आसान भाषा में सीखेंगे। तो पहला सवाल यही उठता है कि हम चीजों को देख कैसे पाते हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सरल है, प्रकाश की वजह से। जब प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में आता है, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। आज हम इसी प्रकाश के कुछ कमाल के गुणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझेंगे। फिर हम गोलीय दर्पणों की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। और हाँ, सबसे आखिर में हम परीक्षा से जुड़े कुछ खास टिप्स पर भी बात करेंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है, और क्यों ना आए। कक्षा 8, 9 और 10 के सभी अध्यायों के ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल ट्यूब बडी एक्सप्लेन्स को यूट्यूब और फेसबुक पर जरूर सब्सक्राइब करें और अपने स्कूल के दोस्तों से भी शेयर करें। इससे हमें और भी अच्छे एक्सप्लेनर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये वो सबसे बुनियादी नियम है जो हमें बताते हैं कि जब प्रकाश किसी भी सतह से टकराता है तो वो कैसा व्यवहार करता है। प्रकाश के परावर्तन के बस दो सीधे साधे नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब प्रकाश की किरण जिस एंगल से सतह पर आती है, ठीक उसी एंगल से वापस लौट जाती है। और दूसरा नियम ये है कि आने वाली किरण यानी आपतित किरण, वापस जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण और सतह पर बना अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। और ये नियम हर तरह की सतह पर लागू होते हैं। हम सब अपने घरों में समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा और हमारे ही साइज का बनता है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर यही सतह चम्मच की तरह अंदर या बाहर की तरफ घुमावदार हो तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? बस यही सवाल हमें गोलीय दर्पणों के दिलचस्प टॉपिक की ओर ले जाता है। ठीक है, तो अब हम गोलीय दर्पणों को थोड़ा और करीब से जानेंगे। हम इनसे जुड़े कुछ बहुत जरूरी शब्दों को समझेंगे, क्योंकि ये शब्द आगे रे डायग्राम यानी किरण आरेख बनाने में बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा, तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक है अवतल दर्पण, जिसकी चमकदार सतह चम्मच के अंदर वाले हिस्से की तरह धसी हुई होती है। और दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसकी सतह चम्मच के बाहरी हिस्से की तरह उभरी हुई होती है। चलिए अब कुछ जरूरी टर्म्स को फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है ध्रुव, जिसे हम P से दिखाते हैं। ये कुछ नहीं, बस दर्पण की चमकदार सतह का बिल्कुल बीच का पॉइंट है, उसका ज्यामितीय केंद्र। अगला है वक्रता केंद्र यानी C। अब जरा सोचिए, ये जो दर्पण है, ये किसी बड़े से खोखले कांच के गोले को काटकर बनाया गया होगा। तो उस पूरे गोले का जो केंद्र था, वही हमारे दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वो सीधी काल्पनिक रेखा जो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, उसे हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, मुख्य फोकस, जिसे हम F से दिखाते हैं। ये वो जादुई पॉइंट है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सारी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या तो असल में मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं। हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है जिसे हमेशा याद रखना है। वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R कहते हैं, वो हमेशा फोकस दूरी F की दोगुनी होती है, यानी R बराबर 2F। यकीन मानिए, ये छोटा सा फॉर्मूला न्यूमेरिकल सवालों को हल करने में बहुत काम आएगा। अब हम इस अध्याय के उस हिस्से पर आ गए हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब पूरा ध्यान यहाँ लगाइएगा, क्योंकि अब हम ये सीखने वाले हैं कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख कैसे बनाए जाते हैं। और अच्छी खबर ये है कि कोई भी डायग्राम बनाने के लिए हमें इन चार में से सिर्फ कोई भी दो नियमों का इस्तेमाल करना है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये बहुत आसान है। पहला नियम, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस F से ही होकर गुजरेगी। बस इतना सा है यह नियम। दूसरा नियम पहले नियम का ठीक उल्टा है। अगर कोई किरण दर्पण से टकराने से पहले ही मुख्य फोकस F से होकर आ रही है तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखा कितना आसान है। और नियम नंबर 3 तो सबसे ही आसान है।
कोई भी किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है वो दर्पण से टकराने के बाद बिना अपना रास्ता बदले उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। ये जो टेबल स्क्रीन पर है, ये इस पूरे सेक्शन का सार है। इसमें वस्तु की हर संभव स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सब कुछ दिया है। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए अब एक एक करके सभी 6 स्थितियों को किरण आरेख से समझते हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु बहुत दूर यानी अनंत पर है, जैसे सूरज या तारे। तब उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है, जो बिल्कुल एक बिंदु के आकार का, वास्तविक और उल्टा होता है। अब मान लीजिए हम वस्तु को थोड़ा पास ले आए, लेकिन C से अभी भी पीछे रखा है, तो अब प्रतिबिंब F और C के बीच में बनेगा। ये अभी भी वास्तविक और उल्टा है, लेकिन अब ये वस्तु से आकार में थोड़ा छोटा हो गया है। ये एक बहुत ही स्पेशल केस है और अक्सर पूछा जाता है। जब वस्तु को ठीक वक्रता केंद्र C पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी ठीक C पर ही बनता है। और खास बात यह है कि वो बिल्कुल वस्तु के बराबर आकार का होता है। अब वस्तु को और आगे खिसकाकर C और F के बीच में ले आते हैं। ऐसा करते ही प्रतिबिंब C से भी पीछे चला जाता है और अब वो वस्तु से बड़ा यानी आवर्धित हो जाता है। डेंटिस्ट दांतों को बड़ा देखने के लिए इसी स्थिति का इस्तेमाल करते हैं। और जब वस्तु को ठीक फोकस F पर रख दिया जाए तब तो कमाल ही हो जाता है। परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं और अनंत पर एक बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनाती हैं। गाड़ियों की हेडलाइट्स में बल्ब को फोकस पर ही रखा जाता है ताकि दूर तक रोशनी जाए। ये अवतल दर्पण की सभी 6 स्थितियों में से अकेली ऐसी स्थिति है जहां प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। जब वस्तु दर्पण के बहुत ही ज्यादा पास P और F के बीच आ जाती है तो दर्पण के पीछे एक बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। शेविंग मिरर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ये अवतल दर्पण के मुकाबले में बहुत ही सीधे साधे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रतिबिंब बनने की केवल 2 ही स्थितियां होती हैं और दोनों का नतीजा लगभग एक जैसा ही होता है। उत्तल दर्पण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वस्तु को कहीं भी रखा जाए, चाहे बहुत दूर अनंत पर या दर्पण के पास, उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा आभासी होगा और हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। और दर्पणों के इन्हीं गुणों की वजह से इनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। अवतल दर्पण क्योंकि किरणों को एक जगह इकट्ठा करते हैं या चीजों को बड़ा दिखाते हैं, इसलिए वो टॉर्च, हेडलाइट या डेंटिस्ट के काम आते हैं। वहीं उत्तल दर्पण क्योंकि हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाकर एक बहुत बड़े एरिया को दिखाते हैं, इसलिए वो गाड़ियों में साइड मिरर या रियर व्यू मिरर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब हम उन नियमों को समझते हैं जो दर्पण से जुड़े न्यूमेरिकल यानी गणितीय सवालों को हल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके नियम बहुत ही आसान है। इसे गणित के ग्राफ पेपर की तरह समझिए। दर्पण का ध्रुव P ग्राफ का ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। अब ओरिजिन से बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव और दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। ठीक वैसे ही मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ की ऊंचाई पॉजिटिव और नीचे की तरफ की ऊंचाई नेगेटिव ली जाती है। बस, तो हमने इस अध्याय का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर लिया है। चलिए एक बार जल्दी से अब तक सीखी गई सभी मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि परीक्षा में उत्तर कैसे लिखने हैं ताकि पूरे नंबर मिलें। तो एक नजर डालते हैं मुख्य बिंदुओं पर। परावर्तन के 2 नियम हर जगह लागू होते हैं। अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण किरणों को फैला देते हैं। और सबसे जरूरी बात, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है, जबकि अवतल दर्पण की वो 6 स्थितियां और उनके किरण आरेख याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए अब एक ऐसा सवाल देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। सवाल है कि अवतल दर्पण के C और F के बीच रखी वस्तु का किरण आरेख बनाइए और प्रतिबिंब के गुण बताइए। देखिए, पूरे 30 नंबर पाने के लिए उत्तर कैसे लिखना है। सबसे पहले पेंसिल और स्केल से एक साफ सुथरा और सही से नामांकित चित्र बनाना है। फिर 3 पॉइंट्स में प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखनी है। पहला, स्थिति जो कि C से परे है। दूसरा, प्रकृति जो कि वास्तविक और उल्टा है। और तीसरा, आकार जो कि आवर्धित है। बस इतना लिखने पर पूरे नंबर मिलेंगे। ये एक और बहुत ही पॉपुलर सवाल है जो लगभग हर साल पूछा जाता है। सवाल ये है कि गाड़ियों में साइड मिरर के तौर पर उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इस 2 नंबर के सवाल के जवाब में
दो बातें लिखना बेहद जरूरी हैं। पहला कारण यह है कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। मतलब ये ड्राइवर को अपने पीछे का बहुत बड़ा एरिया देखने में मदद करता है। ये दोनों पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी हैं। और इसी के साथ गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन का हमारा ये एक्सप्लेनर यही समाप्त होता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आने के बजाय उसके आर पार निकल जाए, जैसे कि लेंस में होता है, तब क्या होगा? इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे इस अध्याय के अगले भाग अपवर्तन में। हमारे साथ सीखने के लिए आपका धन्यवाद।